Assalamu alaikum, dear aspirants PMS. My name is Sayyid Hasnain Jilani, and today we will consider what is letter to editor. PMS में आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है जिसमें एप्लीकेशन और लेटर इसके बीच में चॉइस दी होती है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन के डायनामिक्स बताए थे और गुजारिश मैंने की थी कि कितना आसान तरीका है एप्लीकेशन को हैंडल करने का। तो आज हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर के बारे में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। ये 2021 का जो पीएमएस था इसमें जो स्टेटमेंट आई थी वही मैंने यहाँ पर लिख दी है। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। अब लेटर टू एडिटर का मकसद क्या होता है? चलो पर्सनल लेटर्स की तो हमें समझ आती है कि उसका कोई ना कोई एक पर्पस होता है पर्सनल लेटर लिखने का। जैसे हम छोटी क्लासेस में लिखते नहीं आए कि फादर को ख़त लिखें कि वो आपका जो मंथली अलाउंस है, जो आपकी मंथली अलाउंस कह रहा हूँ, जो मंथली पॉकेट मनी है वो आपकी बढ़ा दें ताकि हॉस्टल में आपके ख़र्चे जो बढ़े हुए हैं उसको एड्रेस किया जा सके। या किसी दोस्त को ख़त लिखें और कॉन्डोल करें उसको, उसकी किसी रिलेटिव की, मदर की या फादर की डेथ हो गई है। या अपने छोटे भाई को ख़त लिखें कि भाई वो स्टडीज़ पर तवज्जो दे। तो ये तो लेटर हम लोग छोटी क्लासेस में लिखते आए हैं। फिर बड़ी क्लासेस में हम लोग बिज़नेस लेटर्स भी लिखते आए हैं। बिज़नेस लेटर्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लिखती है या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लिखता है जिसके पर्पसेस बड़े क्लियर होते हैं कि कोई चीज़ की डिमांड करनी है, कोई रिक्विजिशन का पूछना है, किसी मीटिंग के बारे में बात करनी है, तो उसमें ये बोला जाता है। लेटर टू एडिटर जो है इसका क्या पर्पस होता है? अब इसका हम पहले टॉपिक देखते हैं। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर highlighting the role of electronic media in increasing awareness about moral and social values in society। अब टॉपिक देखिए, कह रहा है कि किसी भी अखबार के न्यूज़पेपर, मतलब कि ये हम कोई सपोज करेंगे कि ये हम द डॉन के एडिटर को लिख रहे हैं या द न्यूज़ के एडिटर को लिख रहे हैं या किसी और अखबार के एडिटर को लिख रहे हैं। अब एडिटर को जो लेटर लिख रहे हैं उसका देखें टाइटल क्या है, उसका पर्पस क्या है। हाईलाइट कीजिए कि रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल क्या है इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस, इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, इंक्रीजिंग कह रहा हूँ, क्रिएटिंग अवेयरनेस, कि वो अवेयरनेस कैसे पैदा करे। अवेयरनेस क्रिएट करने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल क्या है और अवेयरनेस किस बारे में? अबाउट द मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी। अब ये लेटर एडिटर को क्यों लिखा जाए, इस लेटर की नौयत, नेचर क्या होती है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेटर। हुजूर, ये लेटर टू एडिटर असल में लिखा जाता है दो पर्पसेस के लिए। एक तो किसी इशू को हाईलाइट करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को, किसी इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करने के लिए आप एडिटर को लेटर लिखते हो और आपका लेटर वो एडिट करके या एज इट इज़ अपने अखबार में छाप देता है। अब उसकी वजह एक ये हो जाती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट होती है लोगों में जब वो लेटर्स पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर तो खैर इतना ये कोई इफ़ेक्टिव नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो लेटर टू एडिटर के बेनिफिट्स दो हैं।
नंबर वन, टू क्रिएट अवेयरनेस, टू इन्फॉर्म द पब्लिक। और दूसरी जो इसका इसका पर्पस है वो है टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, द गवर्नमेंट, कि अगर कोई इम्पोर्टेंट इशू है, अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में आवाम को भी अवेयरनेस मिले, आगाही हो। और उसको, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है वो अथेंटिक सोर्स माना जाता है इंफॉर्मेशन का, एज कंपेयर टू द सोशल मीडिया, या एज कंपेयर टू इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि जो प्रिंटेड मटेरियल होता है उसको डॉक्यूमेंटेड होता है वो, और पढ़ने वाले और लिखने वाले दे मीन व्हाट दे राइट एंड दे मीन व्हाट दे रीड। तो इसलिए जब आप एक प्रिंटेड फॉर्म में किसी इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, किसी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहो, अपनी राय देना चाहो किसी पॉलिसी के बारे में, किसी हैपनिंग के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, और या किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक के बारे में, तो इसका फ़ायदा दो लोगों को होता है। अवाम में अवेयरनेस जनरेट होती है, अवाम इन्फॉर्म होती है, और गवर्नमेंट भी इन्फॉर्म होती है, और जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी इन्फॉर्म होती हैं इस बारे में, ताकि अगर वो कोई इशू है तो उसके ऊपर वो उस इशू को एड्रेस करें, और अगर वो कोई आपका ओपिनियन है तो उस ओपिनियन को कंसिडर करें किसी भी पॉलिसी मेकिंग में या किसी भी इशू को रिजॉल्व करने में। ठीक है, तो ये असल में लेटर टू एडिटर जो है ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड अबाउट द हैपनिंग्स इन योर लोकेलिटी या इन योर कंट्री या इन योर रीजन। तो ये एक कॉमन मैन की पार्टिसिपेशन है, उसकी ओपिनियन है, और कॉमन मैन की जो ओपिनियन होती है वो वर्थलेस नहीं होती, वो वर्थी होती है। ठीक है, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। जैसे एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था, अब पीएमएस में जो ये क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का होता है। अब इसमें सबसे पहले राइट साइड से आप लोग शुरू कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल लिखिए। एग्जामिनेशन का ई कैपिटल और हॉल का एच कैपिटल। अच्छा, ABC, अच्छा, और हॉल के बाद कॉमा लगाइए। ABC सिटी, ए के बाद डॉट, ए कैपिटल है, बी के बाद डॉट और बी भी कैपिटल है, सी भी कैपिटल है और उसके बाद डॉट, और सिटी को आप पैरेंथेसिस में कीजिए, ब्रैकेट्स लगाइए और बाद में कॉमा लगा दीजिए। और एप्लीकेशन में भी मैंने डेट लिखने की आपको तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले मंथ है, उसके बाद डेट है, डेट के आगे आपने 25 नहीं लिखना, TH या RD वगैरह नहीं लगाना। ठीक है, May 25, 2023 फुल स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ पंक्चुएशन को लॉजिकली समझिए। एग्जामिनेशन हॉल पे आपकी बात ख़त्म नहीं हुई, आपने कॉमा लगाया। ABC सिटी पे आपकी बात ख़त्म नहीं हुई, आपने कॉमा लगाया। डेट लिखने के बाद आपकी बात ख़त्म हुई तो आपने फुल स्टॉप लगाया। तो इसको भी लॉजिकली समझिए। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन हॉल है क्या? असल में ये वो एड्रेस है जिस एड्रेस से आप लेटर लिख रहे हो। ओरिजिनल लेटर अगर ये होता तो आप अपने घर का एड्रेस देते, तो क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये लेटर लिख रहे हो तो लिहाजा एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे आप। एग्जामिनेशन का ई कैपिटल और हॉल का एच कैपिटल। फिर ये देख लें इसके बाद डॉट्स कैसे लगाए हुए हैं, सिटी के बाद कॉमा दिया हुआ है, और डेट किस तरीके से लिखी हुई है, इसको मेमोराइज कीजिए। फिर आप लेफ्ट साइड पे आइए और देखिए कि द एडिटर, द का टी कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल और उसके बाद कॉमा। द डेली डॉन, यहाँ मैंने एक फ़र्ज़ी अखबार के बारे में लिखा है। आप यहाँ कोई भी अखबार लिख सकते हो जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप पढ़ते हो। तो द एडिटर कॉमा, द डेली डॉन कॉमा, और द डेली डॉन के देखें फर्स्ट वर्ड जो हैं, फर्स्ट लेटर जो है हर वर्ड के वो कैपिटलाइज्ड हैं, और उसके बाद मुल्तान लिखें, इस्लामाबाद लिखें, लाहौर लिखें और आखिर में फुल स्टॉप लगाइए।
कैपिटलाइजेशन को मेमोराइज कर लीजिए, और उसके बाद इसका भी देखें, यहाँ भी जो पंक्चुएशन है उसको सेंसिबली समझिए। द एडिटर पे आपकी बात ख़त्म नहीं हुई, कॉमा लगाया। द डेली डॉन पे बात ख़त्म नहीं हुई, कॉमा लगाया। और मुल्तान के पे बात ख़त्म हुई, फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद सब्जेक्ट आता है। इसमें सब्जेक्ट का फ़ायदा, जैसे मैंने एप्लीकेशन में भी आपको बताया था, वो जो पिछली वीडियो थी, सब्जेक्ट से पता चल जाता है एडिटर को कि ये किस बारे में है। इसी तरह जिस तरह एप्लीकेशन में आप सब्जेक्ट लिखते हो कि जो जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस शख्स को, उस अथॉरिटी को पता चल जाए कि ये एप्लीकेशन जो है वो किस बारे में है, और उसको सॉर्ट आउट ना करना पड़े, पूरा पढ़ना ना पड़े, वो उसको कैटेगराइज कर ले पहले ही सब्जेक्ट पढ़ते हुए। अब सब्जेक्ट देखिए, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी। जो टॉपिक में उन्होंने हमें मेंशन किया हुआ था कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट दिस, तो वही जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ लिख दिया। वहाँ लिखा हुआ है हाईलाइटिंग द रोल ऑफ, तो हाईलाइटिंग हमने काट दिया, हमने यहाँ पर लिखा रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हाईलाइटिंग तो वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना कि लेटर लिखिए एडिटर को, न्यूज़पेपर के एक एडिटर को लेटर लिखिए और हाईलाइट कीजिए, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो अब हम जब इसका सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसमें हाईलाइटिंग द रोल नहीं लिखेंगे, हम जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। और सब्जेक्ट है हमारा रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी। ठीक है, सब्जेक्ट के 3 पार्ट हैं। रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहला पार्ट, इन क्रिएटिंग अवेयरनेस दूसरा पार्ट, अबाउट द मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी तीसरा पार्ट। ठीक, अच्छा, ये जो पूरे का पूरा ग्रीन कलर में मैंने बॉक्स दिया हुआ है, ये इसके 2 मार्क्स हैं। तो ये मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं। आपने पंक्चुएशन वगैरह, कैपिटलाइजेशन, और राइट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, राइट पे जो है वो एग्जामिनेशन हॉल वगैरह है, लेफ्ट पे द एडिटर वगैरह आप लिख रहे हैं, हेडर लिख रहे हैं आप, फिर सब्जेक्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद कोलन लगा रहे हैं, और ये कोलन ही लगेगा हुजूर, यहाँ सेमी कोलन या डैश वगैरह नहीं लगेंगे यहाँ। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि अंडरलाइन कर रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आप लिखेंगे सर, और सर का एस कैपिटल, और उसके बाद कॉमा देंगे। अच्छा, उसके बाद ये हेडर है, हेडर के बाद आता है मैटर, सब्जेक्ट मैटर, इसको मेन बॉडी भी कहते हैं। वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ कि उसको आपने कैसे हैंडल करना है। और इसके मार्क्स होते हैं 6। और उसके बाद फुटर आ जाता है। फुटर में मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बोला था एप्लीकेशन का, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए, कि ट्रूली योर्स लिखना ना बड़ा सेफ होता है। ये छोटे बड़े अफसर मातहत हर किसी को ये लिखा जा सकता है, ट्रूली योर्स या योर्स ट्रूली। तो ट्रूली योर्स में टी कैपिटल है, योर्स का वाई स्मॉल है, उसके बाद कॉमा है। योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी हरगिज नहीं देनी, योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी नहीं देनी। रीज़न ये है कि योर्स हो, आवर्स हो, देयर्स हो, हर्ज हो, इनके ऊपर अपॉस्ट्रॉफी आती ही नहीं है, क्योंकि ये अपॉस्ट्रॉफी के बगैर ही पोजेशन को शो करते हैं। तो एक्स डॉट, वाई डॉट और जेड लिख दीजिए, ठीक है। और एक्स वाई जेड कैपिटल है, और इनके बाद आ गए डॉट्स। तो ये अच्छा, इसके भी 2 मार्क्स हैं। तो अब ये देखें, ये आ गई मेन बॉडी इसकी, ये स्ट्रक्चर आ गया इसका। हेडर मैंने आपके लिए यहाँ पर देखिए कि ग्रीन कलर का किया हुआ है, सब्जेक्ट मैटर वाला एरिया जो है ये येलो कलर का है या मस्टर्ड कलर का है, और फुटर जो है इसको ब्लू किया हुआ है मैंने। तो 2 मार्क्स हेडर के हैं यहाँ, 6 मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट मैटर के हैं यहाँ, और 2 मार्क्स फुटर के हैं। तो भाई इनके मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं बेटे, इसको आपने इसी तरीके से जहन में रखना है। अब हम आते हैं कि सब्जेक्ट मैटर को कैसे हैंडल किया जाए, क्या लिखना है, उसके मैनर्स क्या हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा,
ये फिर मैंने टाइटल लिखा है इसका, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर highlighting the role of electronic media in creating awareness about the moral and social values in society. इसको पहले समझ लीजिए, देखें 3 पार्ट्स बनाए, इसके ऊपर ना रफ वर्क कीजिए पहले, ठीक है। रोल ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का रोल क्या है इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस जनरेट करने में, किस बारे में अवेयरनेस जनरेट करने में, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी। अब देखें, अब इसका सब्जेक्ट मैटर कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये ना मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन वगैरह, इसको मैं येलो कलर का कर देता हूं। ये नंबर 1 नंबर 2 आपने जाके एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने लिखा हुआ है। एग्जाम में तो इसका एक ही पैराग्राफ बनेगा या 2 पैराग्राफ या 3, जो आपका दिल करे वो आप बना लें, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन, आई एम राइटिंग टू express my appreciation for the vital role that electronic media plays in promoting moral and social values in society. देखें जी, तो इंट्रोडक्शन मैंने अपने लेटर का यूं दिया, ये आप फिक्स्ड एक्सप्रेशन आप हर लेटर में लिख सकते हो। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई अप्रिसिएशन, और अगर कोई मतलब इशू के बारे में आप लिख रहे हो, जैसे कि आपके इलाके में मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप इसको यूं बना दोगे कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न्स। एप्रिसिएशन की जगह पर कंसर्न्स लिख दीजिए, फॉर द वाइटल रोल दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेस इन प्रोमोटिंग मॉरल, यानी वही जो ऊपर टॉपिक में दिया हुआ था, तो वही मैंने यहां पर लिख दिया वैसे का वैसा, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद। आई एम राइटिंग, मैं आपको लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस माई अप्रिसिएशन, कि मैं इजहार करना चाहता हूं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं किसको, फॉर द वाइटल रोल, वो अहम रोल दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेज, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल अदा कर रहा है, प्ले कर रहा है इन प्रोमोटिंग मॉरल एंड सोशल वैल्यू इन सोसाइटी। अच्छा, अब इसको ट्रीट आप यूं कीजिए जैसे कोई भी पैराग्राफ लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट दीजिए, इट इज नोटवर्थी दैट, it is noteworthy that it is important that in current era electronic media is shaping our thoughts. अब स्टेटमेंट मैंने दी है एक, इस स्टेटमेंट को आगे, क्योंकि उसने क्या कहा था, जो हमारा सब्जेक्ट जो उसने एग्जामिनर ने जो डिमांड हमसे की थी वो क्या की थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमने रोल बताना था कि वो किस तरह मॉरल और सोशल अवेयरनेस जनरेट कर रहा है सोसाइटी में, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से मैंने पहली स्टेटमेंट दी, इट इज नोटवर्थी दैट, या लिखें इट इज सिग्निफिकेंट दैट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इन करंट ईरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज शेपिंग ओवर थॉट्स। शेपिंग ओवर थॉट्स इसीलिए लिखा ना कि ऊपर डिमांड उसने ये की हुई थी कि उसका रोल है क्या, वो किस तरह मॉरल एंड सोशल वैल्यूज जो है सोसाइटी की उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट कर रहा है। तो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज के बारे में अवेयरनेस तभी वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब वो हमारी थॉट्स को शेप करेगा, जब वो हमें एजुकेट करेगा, ठीक है, जब वो हमें अवेयर करेगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद फिर एग्जाम्पल दी मैंने, देखें इसको कैलकुलेटेडली लिखेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे, अब हमारी थॉट को शेप कैसे कर रहा है वो, थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स सच एज टेलीविजन, रेडियो एंड इंटरनेट।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज। अवेयरनेस जब वो जनरेट करेगा इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज के बारे में, अवेयर कर देगा, तो ही हमारे मॉरल एंड सोशल वैल्यूज जो हैं इन सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस जनरेट कर पाएगा ना। मॉरल्स, अच्छा मोरालिटी को क्या कहते हो आप, क्या होती है मोरालिटी, बताइए। मॉरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज क्या हैं असल में? भाई मोरालिटी को मैं यूं डिफाइन करता हूं, द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ईवल। गुडनेस को पहचानना और ईवल को पहचानना, दिस इज मोरालिटी। हां, ये रिलेटिव टर्म जरूर हो सकती है कि एक सोसाइटी में किसी चीज को गुड माना जाता है तो दूसरी सोसाइटी में उसको गुड नहीं माना जाता। बहरहाल मैंने एक अपनी नाकिस सी राय बनाई हुई है कि मोरालिटी क्या है। मोरालिटी अच्छाई बुराई के फर्क का नाम है, ये पहला स्टेप है मोरालिटी का। तो मॉरल वैल्यूज जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उस सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज गुड है और ये चीज बैड है, किसी भी स्पेसिफिक सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम उसे मॉरल वैल्यूज में गिन सकते हैं। तो मोरालिटी अच्छाई और बुराई के फर्क का नाम है, ये पहला स्टेप है मोरालिटी का। और सोशल वैल्यूज, अच्छा अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी भाई ग्रुप ऑफ पीपल है, ये लोगों का ग्रुप होता है जो कि मिलजुल कर रहता है, और उनके मिलजुल कर रहने के कुछ ना कुछ रीजंस होती हैं। हो सकता है कि उनकी नस्ल एक हो, इस वजह से मिलजुल कर रहते हो और उन्होंने सोसाइटी बनाई हो सकता है कि उनका कोई मुआशी मफाद, कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक जैसा तो उन्होंने सोसाइटी बना ली हो सकता है कि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रहते हो, जियोग्राफिकल लोकेशन पे, तो सोसाइटी बन गई हो सकता है कि उनका रिलीजन एक हो तो सोसाइटी बन गई हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज एक वो बोलते हो तो सोसाइटी डेवलप किस तरीके से होती है? सोसाइटी लोगों का ग्रुप होता है, और वो ग्रुप बनता कैसे है और सस्टेन कैसे होता है और फिर वो चलता कैसे है, ये फिर एक लंबी बहस है। मुख्तसरन मैंने आपको बता दिया कि सोसाइटी क्या चीज़ है। भाई ये लोगों का ग्रुप है जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं। जब वो मिलजुल कर रहते हैं तो उनके मिलजुल के रहने की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हो सकता है सेम रेस हो सकता है सेम रिलीजन हो सकता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन हो या कोई और वजह हो, ठीक है ना। अब जब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो उनके कुछ हुकूक और फराइज भी होते हैं। तो सोशल वैल्यूज फिर इस तरीके से बनती हैं कि अगर आप मिलजुल कर रह रहे हो, आप एक सोसाइटी के मेंबर हो, तो एक दूसरे के फिर राइट्स का भी ख्याल करो, एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी दो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करो, एक दूसरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो डेवलप होने के लिए। तो ये चीजें सोशल वैल्यूज के अंदर आती हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखो लेकिन एक दूसरे की सुनो तो सही। मतलब टू हैव difference of opinion is not a bad feeling, but to construct a castle of biasness and prejudice on the basis of difference of opinion is not good, is inappropriate, ठीक है ना। तो सोसाइटी के बारे में मैंने गुजारिश की, सोशल वैल्यूज़ के बारे में मैंने गुजारिश की कि जब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो उनकी रीजंस क्या हैं, और जब वो मिलजुल कर रहते हैं तो फिर भाई उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस और कुछ राइट्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आती हैं ताकि खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने का हक दें। ये सोशल वैल्यूज़ के अंदर आता है। अच्छा,
अब स्टेटमेंट 2 थी, इट इज नोट वर्थी दैट इन करंट ईरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज शेपिंग अवर थॉट्स, हमारी थॉट्स को शेप कर रहा है सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एग्जाम्पल फिर मैंने क्या दी कि थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म सच एज, फिर देखें ऊपर स्टेटमेंट के बाद उसी की मैंने एग्जाम्पल दे दी कि किस तरह वो हमारे जो थॉट्स हैं उसको शेप कर रहा है, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। जी हुजूर। तो इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, तो ये चैनल्स डिफरेंट बता दिए। ऊपर हमने लिखा कि हमारी जो थॉट्स हैं उसको शेप कर रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उसके बाद वो मीडियम्स, वो मीन्स बता दिए कि किस तरह वो इन्फ्लुएंशियल है। अच्छा, एक स्टेटमेंट दी, एग्जाम्पल दे दी, फिर दूसरी स्टेटमेंट दी, देखो जी। It has the ability to reach a wide audience and its impact can be seen in the way people think and behave. ऊपर भी इसने यही डिफाइन किया था ना कि कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है वो हमारे सोशल और वैल्यूज जो है उन सोसाइटी में, उसके बारे में यही थी ना। तो फिर मैंने स्टेटमेंट दी कि इट हैज़ द एबिलिटी टू रीच अ वाइड ऑडियंस। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके अंदर एबिलिटी है कि वो वाइड ऑडियंस तक पहुंचता है, एंड इट्स इम्पैक्ट कैन बी सीन इन द वे पीपल थिंक एंड बिहेव। और अब ये देखो, आप इस बात को देखो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर तो फिर इंटरनेट आ जाता है ना, और जब इंटरनेट आता है तो फिर तो जनाब चैनल्स ढेर सारे, और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो ढेर सारे आ जाते हैं। तो अगर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली यूज किया जाए तो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज के बारे में ना सिर्फ अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है बल्कि लोगों को प्रॉपरली ट्रेन किया जा सकता है। जो टिकटॉक पे या स्नैपचैट वगैरह पे या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो नॉनसेंसिकल और एब्सर्ड किस्म का मटेरियल अपलोड किया जाता है, उसकी जगह के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंशियल मटेरियल अपलोड किया जा सकता है और पूरी की पूरी नेशन को अवेयर किया जा सकता है, एक ख़ास डायरेक्शन दी जा सकती है। मैंने देखा है कि टिकटॉक के ऊपर बड़े अच्छे मतलब चैनल्स भी हैं जो कि जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है या इन्फॉर्म करना है, तो बड़ा अच्छा लगता है वो, लेकिन उनकी तादाद अभी आटे में नमक के बराबर है। यही हाल इसका है फेसबुक का भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बड़ा तगड़ा टूल है सोसाइटी को अवेयर करने में, और उस सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के अंदर एक मॉरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ की अवेयरनेस जनरेट करने में ये बड़ा तगड़ा टूल साबित हो सकता है अगर इसको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस्तेमाल किया जाए तो। ठीक है ना। एंटरटेनमेंट की तरफ लोग जाते हैं ना, और जैसे ही उन्हें कोई लेक्चर दिया जाए तो वो बेजार हो जाते हैं। आप तो बेचारे, आप तो मजबूर हो, आपने तो क्योंकि एग्ज़ाम देना है तो आप तो मेरा लेक्चर सुनने पे मजबूर हो। लेकिन अगर लोग एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो भाई एजुटेनमेंट का तरीका अपना लेना चाहिए। एजुकेट इसी तरीके से करें कि एंटरटेन भी हो लोग। ठीक है। तो पैनासिया इंस्टीट्यूट का जो चैनल है टिकटॉक का, उसके ऊपर आप देखें वो बड़े मज़े मज़े की उसके ऊपर वीडियोस हैं जिसमें एक बाकायदा स्क्रिप्ट के थ्रू कोई ग्रामर का टॉपिक या स्क्रिप्ट के थ्रू कोई वोकेबलरी का टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए ऑडियंस के बारे में मैं बात कर रहा था कि इट हैज़ द एबिलिटी टू रीच अ वाइड ऑडियंस एंड इट्स इम्पैक्ट कैन बी सीन इन द वे पीपल थिंक एंड बिहेव। उसके बाद देखिए, अब यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट दे दी
अच्छा, पहले मैंने कहा कि इसके मीडियम्स बड़े तगड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह सब कुछ आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। फिर मैंने एक और स्टेटमेंट दी, सॉरी, पहले मैंने एग्जांपल दी कि मतलब ये शेप कर सकता है हमारी थॉट्स को, और फिर मैंने उसकी एग्जांपल दी कि मीडियम्स बड़े तगड़े सारे हैं इसके। उसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट दी कि ये इसकी रीच बड़ी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, इतनी प्रिंट मीडिया की ना हो, क्योंकि मोबाइल तो हर किसी के हाथ में है। अब फिर मैंने एग्जांपल देनी शुरू की। फिर मैं गुजारिश आप लोगों से करूं कि आपने इस तरह नंबरिंग नहीं करनी, जैसे ये नंबर 5 है और मैंने यहां पर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 और 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, और आखिर में कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। ये मैं येलो कलर का कर रहा हूं आपके लिए, और आप ये इसलिए कर रहा हूं कि आपने एग्जाम में यूं नहीं लिखना, ठीक है। मैं एंड में बल्कि आपको इसे इकट्ठा करके भी बता दूंगा कि कैसे लिखना है। अब देखिए जी, एग्जाम्पल 1 क्या है। अब किस तरीके से मॉरल एंड सोशल अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है आवाम में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इन मूवीज, टीवी शोज और सोशल मीडिया वी सी पीपल हु सपोर्ट व्हाट इज राइट एंड हु केयर अबाउट अदर्स। मूवीज में देखते हैं हम, टीवी शोज में देखते हैं हम, सोशल मीडिया पे हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे लोगों को, किन लोगों को जो कि हक को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो खुद मॉरल होते हैं, एंड हु केयर अबाउट अदर्स, और जो दूसरों का ख्याल करते हैं, यानी ये भी मोरालिटी, ये अब सोशल वैल्यूज है जो कि मैंने भी आपको बताया कि दूसरों का ख्याल रखना, उनको जीने का हक देना। तो जब आप मूवीज में, टीवी शोज में, सोशल मीडियाज में ऐसे लोगों को दिखाओगे, उनकी क्वालिटीज दिखाओगे, बाय हाईलाइटिंग देयर क्वालिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंस्पायर्स, उनकी क्वालिटीज को हाईलाइट अगर करेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वो इंस्पायर करेगा लोगों को। ठीक, दूसरी एग्जांपल, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज प्रोग्राम्स एंड टॉक शोज presented through electronic media are important in raising awareness about issues like gender। अच्छा, अब देखो, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा सकती हैं, न्यूज़ प्रोग्राम, अच्छा हमारे यहाँ तो न्यूज़ प्रोग्राम जो है वो एक यूं समझ लीजिए कि एक तूफान बदतमीज़ी होता है ना उनके अंदर। टॉक शोज जो होते हैं उनके अंदर भी तूफान बदतमीज़ी होता है, गालम गलोच कर रहे हैं एक दूसरे को, और चीप पॉलिटिक्स चल रही है। हम मतलब ये मैं कोई इसके ऊपर सैड नहीं हूं, ठीक है, अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आते आते आ जाती है, लेकिन करंट सिचुएशन से आगाही भी लाजमी होती है ना बेटे। तो हमारे यहाँ तो मतलब टॉक शोज के अंदर सिर्फ लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं या इल्जामात की बौछार होती है। तो टॉक शोज के थ्रू आप क्या जेंडर इक्वालिटी के इशू पे बात नहीं कर सकते, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर बात नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, और बड़े अच्छे टॉक शोज जनरेट किए जा सकते हैं। लेकिन यही है ना कि जो फिर हमारे यहाँ जो चैनल्स हैं वो फिर किसी ना किसी एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं। एजेंडा पे जब काम करते हैं तो फिर वो सोशल वेलफेयर या ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्यों काम करेंगे, उन्होंने तो कोई ख़ास चीज़ प्रमोट करनी होती है जिसको वो प्रमोट करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर जो चैनल है वो किसी ना किसी एजेंडा के ऊपर काम कर रहा होता है, किसी ना किसी ख़ास कॉन्सेप्ट को या ख़ास पर्सन को प्रमोट कर रहा होता है। अवाम बीच में जो है ना वो शटल कॉक बनी होती है, कोई नहीं उसे पता चल रहा होता अवाम को कि किस डायरेक्शन में जाना है या कौन सही है और कौन गलत है। आप इसकी यूं मिसाल ले लीजिए कि एक आज ही अगर कोई वाकया रूनुमा होता है ना तो डिफरेंट जो टीवी चैनल्स हैं उसके बारे में इतनी डिफरेंट रिपोर्ट्स देते हैं कि ये तो अवाम को तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ठीक है। यानी अगर दिन है ना तो एक टीवी चैनल कह रहा होगा कि दिन है और सूरज मुकम्मल चमक रहा है, और दूसरा कह रहा होगा कि ये बिल्कुल धांधली है, सूरज बिल्कुल नहीं चमक रहा, बादल आए हुए हैं। अच्छा, और तीसरा कह रहा होगा कि ये दिन है ही नहीं, ये तो रात है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया है। तो भाई जो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है वो हम तक तो पहुंच ही नहीं रही ना।
तो इस तरह आइडियली अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, न्यूज़ प्रोग्राम्स हैं, टॉक शोज हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें ना, डॉक्यूमेंट्रीज उन पे करें, न्यूज़ प्रोग्राम्स उन पे करें, टॉक शोज उनके ऊपर करें, ठीक है, ड्रामाज जो है ना उसके ऊपर बनाएं, शॉर्ट फिल्म्स उनके ऊपर बनाएं। तो जब एक होमोजेनस बम्बार्डमेंट होगी लोगों के जहनों के ऊपर, वो जेंडर इक्वालिटी को भी समझेंगे, वो आवाज़ तो बुलंद करें, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में भी समझेंगे, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में भी समझेंगे। तीसरी एग्जाम्पल, अच्छा, फाइनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल in promoting tolerance and understanding about different communities by showcasing the diversity of cultures। इसको मैं नीचे कर देता हूं, एक मिनट, ये देखें जी। फाइनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल, यानी इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल। क्रिटिकल का यहां पर मतलब तनकीदी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इन प्रोमोटिंग टॉलरेंस, टॉलरेंस को प्रमोट करे ना, अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, और डिफरेंट कम्युनिटीज जो किसी सोसाइटी में रह रही है उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे ना, ये देखें, बाय शो केसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल्स, और वो दिखाए कि एक सोसाइटी में डाइवर्स मतलब मुख्तलिफ कल्चर्स और लाइफस्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेल्प्स टू ब्रेक डाउन बैरियर्स, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो ब्रेक डाउन, तोड़ सकता है बैरियर्स, रुकावटों को, एंड प्रमोट अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी जनरेट कर सकता है जो कि हमागीर हो। इंक्लूसिव का मतलब है जिसके अंदर जो कि कॉम्प्रीहेंसिव हो, हमागीरियत हो जिसके अंदर, इंक्लूसिव, हाँ, कॉम्प्रीहेंसिव, वाइड रेंजिंग, ब्रॉड, ये मतलब है इसका। तो यानी टॉलरेंस जनरेट कर सकता है, ये मेन इशू था। तो पहली जो मैंने एग्जांपल दी वो दी मूवीज की, टीवी शोज की, सोशल मीडिया की, डॉक्यूमेंट, फिर एग्जांपल थी डॉक्यूमेंट्रीज की, न्यूज़ प्रोग्राम्स की, टॉक शोज की, और उसके बाद वो प्रमोट करे किस चीज को, वो टॉलरेंस जनरेट करे, और आप कई और चीजें इसके अंदर लिख सकते हो। कंक्लूजन कैसे दिया? I believe that electronic media has an important role to play। अच्छा, कंक्लूजन देखो आप बेटे, अब सिर्फ ऐसा ना करें कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को देखें, एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं प्रॉम्प्ट जो उसने एग्जाम में दिया था, एग्जामिनर ने। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी। एडिटर को लेटर लिखिए और हाईलाइट कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल क्या है, वो कैसे, वो रोल क्या है, रोल है यानी वो रोल अदा कर रहा है, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी। ये था टॉपिक। इंट्रोडक्शन देखें। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई एप्रिसिएशन फॉर द वाइटल रोल दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेज इन प्रोमोटिंग मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी। इंट्रोडक्शन देखें, फिर स्टेटमेंट्स दी, एग्जाम्पल दी, स्टेटमेंट्स दी, एग्जाम्पल्स दी, और उसके बाद देखें कंक्लूजन। आई बिलीव दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले in promoting social and moral and social values in society. As responsible citizens, we should all support and encourage the use of electronic media to create more informed, engaged and compassionate society. तो सोशल मीडिया का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट है, और हम सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सपोर्ट करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। सपोर्ट उस सूरत में करें कि हम वेल इन्फॉर्म्ड रहें, इंगेज्ड रहें पॉजिटिव एक्टिविटीज में, और एक कंपैशनेट सोसाइटी बनाएं। वेल इन्फॉर्म्ड, इंगेज्ड और कंपैशनेट सोसाइटी बनाएं। तो सोशल मीडिया अवाम में ऐसा एक कल्चर प्रमोट कर सकता है। कौन सा कल्चर? कि जो आपकी सोसाइटी है वो वेल इन्फॉर्म्ड है, उसको रियलिटी का पता है, उसको स्टूपिड नहीं बनाया जा रहा,
इंगेज रहे, इंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटीज, engaged about knowing the issues related to the society and the nation, compassionate और एक दूसरे के साथ टॉलरेंस से रहना सीखे। ठीक है। अब हुजूर इसमें अगली बात जो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं वो ये है, ये पूछा जाता है कि जो मेन बॉडी है उसके अंदर कितने वर्ड्स आने चाहिए। तो आप मेन बॉडी के अंदर 100 से 150 वर्ड्स जो हैं उसको जहन के अंदर रखें, यानी अगर 150 वर्ड्स लिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टाइम है तो ज़्यादा लिखें, मोस्ट वेलकम। तो ये जनाब हमने आज बात की है पीएमएस में जो लेटर आता है उसको किस तरीके से हैंडल करना है। पहले हमने उसका हेडर की रिक्वायरमेंट बताई, उसके बाद उसके सब्जेक्ट मैटर और फुटर के बारे में हमने बात की, और फिर जो मेन बॉडी है जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में बात की जो कि 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, स्टेटमेंट दें, एग्जाम्पल दें और उसके बाद उसे कंक्लूड कर दें। एग्जाम्पल में कोई रेफरेंस दे सकते हैं आप। ठीक, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।